नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, मैं उत्तराखंड जीएस के अंदर आपको चंद राजवंश के बारे में डिटेल में बता रहा था। अभी तक मैंने चंद राजवंश से संबंधित 3 वीडियोज़ अपलोड की हैं। इन 3 वीडियोज़ में मैंने आपको पहले राजा से लेकर 33वें राजा तक और उनके कार्यों के बारे में डिटेल में बताया हुआ है। तो आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा विक्रमचंद, भारतीचंद और रतनचंद के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं विक्रमचंद के बारे में। विक्रमचंद चंद राजवंश का 34वां शासक रहा है और इसका शासनकाल था 1423 ईस्वी से 1437 ईस्वी तक। विक्रमचंद के बारे में कहा जाता है कि विक्रमचंद ने उद्यान चंद द्वारा जो बनाया गया बालेश्वर का मंदिर था, जो कि अधूरा रह गया था, उसको पूर्ण करवाया गया। किसके द्वारा? विक्रमचंद के द्वारा। बालेश्वर का मंदिर किसने बनाया था? उद्यान चंद ने बनाया था। और उद्यान चंद द्वारा जो मंदिर बनवाया गया था उसको पूर्ण कराने का काम किसने करा? विक्रमचंद ने करा। यानी कि जो उद्यान चंद का पर्प होता है विक्रमचंद, उसने बालेश्वर का मंदिर पूर्ण करवाया। साथ ही साथ बालेश्वर का जो मंदिर जिसके कहने पर बनाया उद्यान चंद ने, उसके नाम का एक ताम्रपत्र भी उत्कीर्ण करवाया। विक्रमचंद ने बालेश्वर का मंदिर में एक ताम्रपत्र उत्कीर्ण करवाया। किसके नाम का? कुंज शर्मा तिवाड़ी के नाम का। कुंज शर्मा तिवाड़ी गुजरात का एक ब्राह्मण था, जिसके कहने पर उद्यान चंद ने बालेश्वर का मंदिर बनवाया और उसी कुंज शर्मा तिवाड़ी के नाम का ताम्रपत्र विक्रमचंद ने 1423 ईस्वी में लिखवाया। साथ ही साथ एक चंपावत में 1434 ईस्वी में एक ताम्रपत्र और लिखवाया था। ठीक है। अब हुआ ये, विक्रमचंद की बुद्धि अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में भ्रष्ट होगी और वो भोग विलास में क्या हो गया? लिप्त हो गया। यानी कि नाचना, गाना, मदिरा पान करना या इस टाइप के जो चीज़ें हैं वो करने लग गया, जिसके चलते इस जनता इसकी क्या करने लगी? विरोध करने लगी। और उसका सबसे बड़ा विरोध किया इसके भतीजे भारतीचंद ने। ठीक है। जब विक्रमचंद की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, वो भोग विलास में लिप्त हो गया, तो इसका विरोध उसके प्रजा ने भी किया, साथ ही साथ इसके भतीजे ने भी किया। और भतीजे ने, जिसके चलते चंद राजवंश की सत्ता अपने हाथ में ले ली। ठीक है। इस तरीके से भारतीचंद 35वें राजा के रूप में चंद राजवंश की गद्दी में आसीन हुआ। ठीक है। भारतीचंद ने 1437 ईस्वी से 1450 ईस्वी तक शासन किया। तो भारतीचंद को चरित्रशील नरपति की संज्ञा दी गई है। तो क्वेश्चन आएगा, चरित्रशील नरपति किस चंद शासक को कहा गया है? तो वो कहा गया है भारतीचंद। और भारतीचंद कौन से क्रम का राजा था? 35वें क्रम का राजा रहा है चंद राजवंश में। ठीक है। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। पवाड़ों में भारतीचंद और कुमाऊं की वीरंगना भगा धौनियान के बीच हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। पवाड़े का मतलब होता है जो जागरों में छोटे छोटे पद गाए जाते हैं, उनको क्या बोला जाता है? पवाड़े। इन पवाड़ों में किसका वर्णन मिलता है? भारतीचंद और वीरंगना भगा धौनिया के बीच हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। इस बात को भूलेंगे नहीं। क्वेश्चन आएगा, जागरू में किस चंद शासक का वर्णन मिलता है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे भारतीचंद। और साथ ही साथ अगर ऑप्शन में आ गया भगा धौनियान का नाम, तो भगा धौनियान को भी ऑप्शन में टिक करेंगे। ठीक है। और एक महत्वपूर्ण बात, जो चंद शासक भारतीचंद था, उसने डोटी यानी कि नेपाल के नरेश नागमल्ल के विरुद्ध एक युद्ध अभियान छेड़ दिया, जो युद्ध अभियान चला था 12 वर्षों तक। कितने वर्षों तक चला था ये युद्ध अभियान? 12 वर्षों तक चला था। किसके विरुद्ध? डोटी नरेश नागमल्ल के विरुद्ध। ठीक है। और अंत में जो भारतीचंद था उसने डोटी नरेश नागमल्ल को क्या कर दिया? हरा दिया। ठीक है। और डोटी नरेश नागमल्ल को हराने के बाद क्या किया? उसको कर देने से इनकार कर दिया। तो अभी तक जितने भी चंद शासक पढ़े थे आपने, वो सारे के सारे जो चंद शासक थे विक्रमचंद तक, वो सारे के सारे क्या थे? डोटी नरेश के सामंत हुआ करते थे, यानी कि मांडलिक राजा हुआ करते थे। परंतु पहला चंद शासक भारतीचंद ऐसा है जिसने डोटी नरेश को कोई भी कर नहीं दिया और डोटी की अधीनता स्वीकार नहीं की। ठीक है। तो इस तरीके से भारतीचंद क्या है? पहला चंद शासक है जो डोटी के अधीन जिसने कार्य नहीं किया। अब जब 12 वर्षों तक क्या चला? युद्ध चला। तो जो चंद सैनिक थे वो अपने घरों से बाहर थे। जब अपने घरों से बाहर थे तो इन चंद सैनिकों ने क्या करा? नेपाल के जो महिलाएं थी या फिर जो लड़कियां थी उनके साथ अवैध संबंध स्थापित करने शुरू कर दिए। ठीक है ना।
किसके शासनकाल में? भारती चंद के शासनकाल में। तो भारती चंद के शासनकाल में एक प्रथा चली जिसको क्या बोलते हैं? कटकाली प्रथा। तो कटकाली प्रथा में क्या होता था कि जो चंद सैनिक थे वो क्या करते, बिना शादी के किसी भी स्त्री को अपने घर में रख लेते थे, ठीक है, उनसे शादी नहीं करते थे और उनसे अवैध संबंध स्थापित करते थे। इन अवैध संबंधों के चलते क्या होते थे, उनकी संतानें जो होती थी उनको क्या बोला जाता था? अवैध संतानें कहा जाता था, नाजायज संतानें कहा जाता था। तो इसी नाजायज शब्द से एक शब्द की उत्पत्ति हुई नायक की। तो जिन स्त्रियों के साथ चंद सैनिकों ने अवैध संबंध स्थापित किए उन स्त्रियों को कहा जाता था कटकाली स्त्री और उनसे उत्पन्न जो संतानें थी उनको कहा जाता था नायक। और इस तरीके से चंद शासक भारती चंद के शासनकाल के दौरान एक जाति की उत्पत्ति हुई जिसको हम क्या बोलते हैं? नायक जाति कहते हैं। आई बात में? नायक जाति का मतलब हुआ कि जो भारतीय चंद के शासनकाल के दौरान जो चंद सैनिकों ने, ठीक है, डोटी के जो महिलाएं थी या फिर लड़कियां थी उनके साथ क्या किया था? अवैध संबंध स्थापित किया था और उनसे जो अवैध संबंधों के कारण जो अवैध संतानें उत्पन्न हुई थी उन अवैध संतानों के फलस्वरूप एक जाति की उत्पत्ति हुई थी जिसको हम क्या बोलते हैं? नायक जाति कहते हैं, ठीक है ना। और जो स्त्रियां थी जिनके साथ अवैध संबंध चंद सैनिकों ने स्थापित किए थे उनको क्या बोलते हैं? कटकाली स्त्री। और उनके पुत्रों को क्या कहा जाता था? उनकी संतानों को क्या कहा जाता था? नायक कहा जाता था। अब हुआ ये कि इनमें संतानों की तो कोई गलती नहीं थी। जब संतानों की कोई गलती नहीं थी तो बाद में क्या हुआ कि इनको जो समाज था वो क्या देखता था? हीन दृष्टि से देखता। तो आज भी जो अवैध संतानें होती हैं उनको समाज क्या करते हैं? हीन दृष्टि से देखता है। तो तब भी यही प्रथा थी। तो ये प्रथा चलती आई और लास्ट में क्या हुआ? कुमाऊं परिषद ने 1918-1919 ईस्वी में एक समिति का गठन किया जिसको क्या कहा जाता है? नायक सुधार समिति। और इसकी पहली बैठक की गई 1919 ईस्वी में जो कि कहाँ हुई? नैनीताल में, ठीक है। सन 1918-19 में कुमाऊं परिषद ने एक समिति का गठन किया जिसको क्या बोलते हैं? नायक सुधार समिति। और इसकी पहली बैठक नैनीताल में की गई और साथ ही साथ 1929 ईस्वी में एक कानून लाया गया जिसको क्या बोलते हैं? नायक सुधार कानून कहा जाता है। तो नायक सुधार समिति का काम क्या था कि जो नायक जनजाति के जो लड़कियां थी उनको वैश्यावृत्ति में धकेला जाता था, ठीक है ना, उससे पार लगाना, उनको इस चीज़ से रोकना, ज़बरदस्ती जो वैश्यावृत्ति में धकेला जाता है नायक जनजाति की लड़कियों को उससे उनको रोकना। तो ये थी नायक सुधार समिति का कार्य और इसी को रोकने के लिए 1929 ईस्वी में एक कानून लाया गया जिसको कहा जाता है नायक सुधार कानून, ठीक है। डोटी जो अभियान था, नेपाल नरेश के विरुद्ध जो अभियान चलाया था भारती चंद ने, वो चला था कितने वर्षों तक? 12 वर्षों तक। तो उसका जो पहला पड़ाव था वो था सोर के कटकुनौला में। कटकुनौला कहाँ है? जो आधुनिक देव सिंह मैदान है पिथौरागढ़ में। तो उस मैदान के पास में एक नौला है जिसको हम क्या बोलते हैं? कटकुनौला। तो वहीं पर क्या था? भारती चंद की सेना का पहला पड़ाव था। जबकि दूसरा पड़ाव कहाँ था? काली नदी के किनारे बालीचौड़ नामक स्थान पर। भारती चंद का जो डोटी अभियान था उसका दूसरा पड़ाव कहाँ रहा? काली नदी के किनारे बालीचौड़ नामक स्थान पर। बढ़ते आगे, भारती चंद की सेना जो जब अभियान पर थी तो उसकी सेना क्या पड़ने लगी? कमज़ोर पड़ने लगी, जिसके चलते भारती चंद का जो पुत्र था रतन चंद वो आगे आया और उसने अपने पड़ोस के एक राज्य था कटेहर राज्य, उसके राजा की मदद ली और मदद लेकर क्या कर दिया? उस अभियान को सफल बनाया। और जब उस अभियान को सफल बनाया तो उसने कौन कौन से क्षेत्र जीते? डोटी यानी कि नेपाल का क्षेत्र जीत लिया, शोर यानी कि पिथौरागढ़ का क्षेत्र जीत लिया, शिरा यानी कि आधुनिक डीडी हाट का क्षेत्र क्या कर दिया? जीत लिया। समझ में बात आई? रतन चंद ने क्या करा? कटेहर राजा की मदद ली और नेपाल और पिथौरागढ़ डीडी हाट थल का क्षेत्र क्या कर लिया? अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। अब उसने क्या करा? थल या फिर जो डीडी हाट का क्षेत्र था वहाँ पर एक सामंत नियुक्ति किया, अपना एक क्या किया? सामंत नियुक्ति किया जिसका नाम था डुंगरा बसेरा। जिसका नाम क्या था? डुंगरा बसेरा। अपना सामंत एक डुंगरा बसेरा को नियुक्त किया, परंतु डुंगरा बसेरा वहाँ ज़्यादा दिनों तक शासन नहीं चला सका और अंत में शिरा के क्षेत्र पर पुनः मल्ल शासकों ने क्या कर दिया? अपना आधिपत्य जमा दिया, ठीक है।
तो ये बात तो मैं आपको बता चुका हूँ कि भारतीय चंद पहला स्वतंत्र चंद शासक था जिसने डोटी की अधीनता स्वीकार नहीं की। इससे पहले जितने भी चंद शासक थे वो सारे के सारे क्या थे, मांडलिक थे, यानी कि डोटी को क्या देते थे, डोटी नरेश को कर देते थे, ठीक है ना, और उसके सामंत रहा करते थे, यानी कि मांडलिक राजा थे। तो कहा जा सकता है कि भारतीय चंद पहला चंद वंशी स्वतंत्र शासक था। अब भारतीय चंद ने क्या किया, एक नई प्रणाली चलाई। उसने अपनी सेना में सभी जातियों के व्यक्तियों को रखना शुरू कर दिया, यानी कि उसने समस्त जातियों की एक सेना बनाने का प्रयास किया, और ये चंद राजवंश में सबसे पहला शासक था, ठीक है। बढ़ते आगे अगले पॉइंट में, भारतीय चंद ने अपने पुत्र की बहादुरी से प्रेरित होकर, प्रसन्न होकर, खुश होकर क्या कर दिया, अपने जीते जी ही क्या कर दिया, अपने पुत्र को अपनी गद्दी सौंप दी। ये बात मैंने आपको पहले बताया था कि रतन चंद ने क्या करा, अपने पिताजी की मदद की, और पिता की जब मदद की उसने सोर, डोटी और शिरा इन स्थानों को क्या कर दिया, जीत लिया, अपने आधिपत्य में ले लिया। तो जिससे खुश होकर भारतीय चंद ने अपने जीते जी ही क्या कर दिया, रतन चंद को गद्दी सौंप दी। इस तरीके से रतन चंद जो चंद शासन था, चंद राजवंश था, उसका 34वां शासक बना, और इसका शासनकाल रहा 1450 ईस्वी से 1488 ईस्वी तक। चंद राजवंश में 34वां शासक कौन है, रतन चंद है। और इस रतन चंद का शासन कहाँ से कहाँ तक चला, 1450 ईस्वी से 1488 ईस्वी तक, ठीक है। और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, रतन चंद अपने पिता भारतीय चंद के जीवन काल में ही क्या हो गया था, गद्दी पर आसीन हो गया था, गद्दी पर बैठ गया था, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि रतन चंद के शासनकाल के दौरान शीरा मतलब डीडी हाट थल का जो एरिया है उसको शीरा कहा जाता है। तो शीरा के मल्ल वंशी राजा राई मल्ल के पुत्र शोभा मल्ल ने आक्रमण किया था, ठीक है, याद रखेंगे। रतन चंद के शासनकाल के दौरान शोभा मल्ल ने क्या किया, आक्रमण किया था। और शोभा मल्ल किसका पुत्र था, राई मल्ल का था, ठीक है। राई मल्ल किस वंश का था, मल्ल वंश का था। तो रतन चंद के समय शोभा मल्ल ने क्या किया, आक्रमण किया, ठीक है, परंतु वो क्या हो गया, हार गया युद्ध में। कौन, शोभा मल्ल। रतन चंद इस युद्ध में क्या हो गया, जीत गया। तो शोभा मल्ल और रतन चंद के बीच में बार बार क्या होता था, युद्ध होता था, और बार बार शोभा मल्ल क्या हो जाता था, युद्ध में हार जाता था। जिससे पार पाने के लिए, ठीक है, इस संघर्ष को खत्म करने के लिए लास्ट में शोभा मल्ल ने क्या किया, चंद वंश के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। समझ बात आ गई, यानी कि अपने पुत्री का विवाह किसमें कर दिया, जो चंद राजवंश था उसमें कर दिया, जिसके कारण क्या हो गया, ये इनके बीच में संघर्ष समाप्त हो गया, ठीक है। रतन चंद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको तो भूलना ही नहीं। रतन चंद ऐसा पहला चंद शासक था जिसने भूमि बंदोबस्त करवाया। कहाँ कराया, सोर और शीरा के क्षेत्र में। शीरा और सोर के क्षेत्र में क्या करा, पहला भूमि बंदोबस्त यानी भूमि की पैमाइश करवाई, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आएगा, वह कौन सा चंद शासक था जिसने भूमि बंदोबस्त सबसे पहली बार करवाया, तो वो था रतन चंद, ठीक है ना। और उसने भूमि बंदोबस्त कराने के लिए एक अपना सेवक था, उसका राजकर्मी था जोंदा किराल, उसको नियुक्त किया था। उसका नाम क्या था, जोंदा किराल। तो जोंदा किराल के माध्यम से उसने सोर और शीरा के क्षेत्र में भूमि बंदोबस्त करवाया। और जो भूमि बंदोबस्त कराने वाला अधिकारी होता था उस समय उसको क्या बोला जाता था, जोंदा कहा जाता था, ठीक है। और एक अंतिम पॉइंट याद रखेंगे, खेती खान ताम्रपत्र में रतन चंद और उसके भाई सुजान कुंवर का उल्लेख मिलता था। रतन चंद और सुजान कुंवर किसके बेटे थे, भारतीय चंद के। तो इन दोनों का नाम कहाँ उत्कीर्ण मिलता है, खेती खान के ताम्रपत्र में उत्कीर्ण मिलता है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को करें लाइक, शेयर और वीडियो पर करें कमेंट। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए बाय।